इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की। ये महज एक आम चुनाव नहीं था, बल्कि ये एक ऐसी जगह बन गया जहां पारंपरिक डेटा और अंडरग्राउंड भविष्यवाणियां आपस में बुरी तरह टकरा रही थीं। जरा सोचिए, एक तरफ डेटा साइंटिस्ट की कैलकुलेशन और दूसरी तरफ सट्टा बाजार के बुकी। ये राजनीति और आंकड़ों का एक ऐसा क्लैश था जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। तो इस एक्सप्लेनर का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, चलिए एक नज़र डालते हैं। पहले हम ऐतिहासिक मतदान और दांव पर बात करेंगे, फिर मुख्य खिलाड़ियों और चुनाव के बड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उसके बाद पारंपरिक ओपिनियन पोल्स को देखेंगे और अंत में सट्टा बाजार के अचानक बदले रुख को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हिस्सा 1, ऐतिहासिक मतदान और दांव। एक रिकॉर्ड तोड़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया। आखिर ये इतनी बड़ी घटना क्यों थी? 92.93%। सुनकर ही लगता है ना कि ये कोई आम आंकड़ा नहीं है। ये एक अभूतपूर्व और रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोटर टर्नआउट है, जिसने 2011 के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उसके मतदाता होते हैं, और इतनी भारी संख्या में लोगों का घरों से निकलकर वोट डालना ये साफ दिखाता है कि ग्राउंड पर दांव कितने ऊंचे थे। अब हैरानी की बात ये थी कि इस विशाल मतदान ने पूर्वानुमान लगाने वालों को पूरी तरह से असमंजस में डाल दिया। ये तय कर पाना बेहद मुश्किल हो गया कि वास्तव में सरकार कौन बनाएगा। एक तरफ साइंस और डेटा पर चलने वाली एजेंसियां थीं और दूसरी तरफ अंडरग्राउंड मार्केट्स। और मजेदार बात यह है कि दोनों के अनुमान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हिस्सा 2 की तरफ, मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी। 2026 की इस रेस के दिग्गज आखिर कौन थे? ये सीधी टक्कर थी दो दिग्गजों के बीच। एक तरफ थीं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अपने 15 साल के लंबे शासन को बचाने मैदान में उतरी थीं, और दूसरी तरफ थी भारतीय जनता पार्टी, जिनकी कमान मुख्य चुनौतीकर्ता शुभेंदु अधिकारी के हाथों में थी, जिनका लक्ष्य पहली बार राज्य में अपनी सरकार बनाना था। ये सत्ता को बरकरार रखने और एक नए बदलाव के बीच का जबरदस्त मुकाबला था। हिस्सा 3, चुनाव के प्रमुख मुद्दे। आखिर ऐसी कौन सी बातें थी जिन्होंने 92.93% लोगों को वोट डालने पर मजबूर किया? ग्राउंड पर कैंपेन कई अलग अलग और गर्मागर्म मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा। इसमें वोटर लिस्ट से जुड़े विवाद, बंगाली अस्मिता या पहचान, सीमा सुरक्षा और भ्रष्टाचार के आरोप शामिल थे। साथ ही आरजी कर मामले के बाद महिला सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का पुनरुद्धार जैसे गंभीर विषयों पर दोनों तरफ से जमकर बयानबाजी हुई। यहाँ एक तकनीकी शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव से ठीक पहले इस रिवीजन के तहत लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। सत्ताधारी पार्टी AITC ने इसकी कड़ी आलोचना की और इसे लोगों के वोट देने के अधिकार को छीनने की साजिश बताया, जबकि बीजेपी ने इसे फर्जी और अवैध नामों को हटाने का एक सही और वैध कदम माना। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा था CAA। मार्च 2024 में लागू हुआ ये नागरिकता संशोधन अधिनियम एक बेहद ध्रुवीकरण करने वाला पॉइंट बन गया। एक तरफ बीजेपी ने मतुआ जैसे समुदायों को जल्द नागरिकता देने का वादा किया, तो वहीं AITC का कहना था कि इस कानून ने वोटर्स को पूरी तरह से बांट दिया है। हिस्सा 4, पारंपरिक चुनावी भविष्यवाणियां। मतदान से पहले शुरुआती रुझान किसके पक्ष में थे? अगर हम चुनाव से ठीक पहले के ओपिनियन पोल्स पर नजर डालें तो तस्वीर बिल्कुल साफ लग रही थी। INS मैट्रिजे हो या CNN न्यूज़ 18, सभी बड़ी पारंपरिक पोलिंग एजेंसियों का शुरुआती डेटा मौजूदा AITC सरकार को बहुत ही आसानी से सत्ता बरकरार रखते हुए दिखा रहा था। लेकिन रुकिए, कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब वोटिंग खत्म हुई। एग्जिट पोल्स के आते ही पूरा मोमेंटम अचानक से शिफ्ट हो गया। PMRQ, मैट्रीज और टुडेज चाणक्य जैसी बड़ी एजेंसियां अब अचानक से बीजेपी के लिए एक स्पष्ट बहुमत का अनुमान लगा रही थीं। चुनाव पूर्व सर्वेक्षण और वोटिंग के बाद के एग्जिट पोल्स के बीच का ये भारी अंतर सच में चौंकाने वाला था। हिस्सा 5, सट्टा बाजार का रुख। चलिए देखते हैं कि अंडरग्राउंड मार्केट्स ने शुरुआती उम्मीदों को कैसे पलट दिया। एग्जिट पोल्स के इस अचानक आए ट्विस्ट को गहराई से समझने के लिए हमें फलोदी सट्टा बाजार पर ध्यान देना होगा। ये राजस्थान में स्थित एक अनौपचारिक और अंडरग्राउंड बेटिंग मार्केट है। यहाँ करोड़ों के दाम लगते हैं और इसे अक्सर ग्राउंड लेवल की राजनीतिक हलचलों का एक बहुत अहम बैरोमीटर माना जाता है। अब जरा इस टाइमलाइन पर ध्यान दीजिए। चुनाव पूर्व सट्टा बाजार भी TMC को ही बजट दे रहा था,
लेकिन 23 अप्रैल के पहले चरण और खासकर 29 अप्रैल के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही सब कुछ बदल गया। दूसरे चरण के ठीक बाद इस अंडरग्राउंड मार्केट की प्रिडिक्शन पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में फ्लिप हो गई। ये बदलाव इतना तेज था कि सट्टा बाजार के अनुसार राज्य के सबसे हाई प्रोफाइल मुकाबले में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ एक कमजोर स्थिति में आ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां दाव का भाव 20 पैसे से उछलकर सीधे 50 पैसे तक चला गया था। बेटिंग की दुनिया में भाव के इस तरह बढ़ने का सीधा मतलब होता है कैंडिडेट की स्थिति का कमजोर होना। और अंततः इस बेटिंग मार्केट ने बीजेपी के लिए लगभग 150 से 152 सीटों का अपना फाइनल प्रोजेक्शन दिया, जो कि हैरानी की बात है पारंपरिक एग्जिट पोल्स में देखे गए अचानक उलटफेर से काफी हद तक मेल खा रहा था। दोनों ही बिल्कुल अलग अलग रास्ते अपनाकर लगभग एक ही नतीजे पर पहुंच रहे थे। हिस्सा 6 निष्कर्ष। तो लोकतंत्र का सच्चा बैरोमीटर आखिर क्या है? इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ है प्योर डेटा और साइंस पर आधारित पारंपरिक एग्जिट पोल्स, और दूसरी तरफ है अंडरग्राउंड सट्टा बाजार का रॉ फाइनेंशियल इंस्टिंक्ट। इनमें से कौन सा तरीका आखिर लोकतंत्र की अनकही भावनाओं की सबसे सच्ची तस्वीर पेश करता है? इस दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल के साथ ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है।